तुम लोगों को किल मूवी का ये सीन तो याद ही होगा। लेकिन सालों पहले मार्वल कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। फर्क सिर्फ शिकार का था। यहाँ आम लोग हवा में लटक रहे थे और वहाँ पूरे यूनिवर्स के गॉड्स, और उन सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, गॉड द गॉड बुचर। वही गॉड जो एमसीयू में हर मामले में अंडरवेलमिंग फील हुआ, स्क्रीन टाइम से लेकर उसकी क्रूएल्टी तक, और उस टेरर तक जिसकी वजह से कॉमिक्स में गॉड उसका नाम सुनकर कांपते थे। क्योंकि एक्चुअली में कॉमिक्स और एमसीयू के गॉड में यूनिवर्स लेवल डिफरेंस है। जहां एमसीयू में सिर्फ हमारा गॉड ऑफ थंडर या कहे साथ में जेन फॉस्टर का थॉर उसे रोकने का दम रखते थे, लेकिन कॉमिक्स में ये कहानी पूरी बदल जाती है। गॉड ने घुटने टेकने की कीमत कॉमिक्स में 3 थॉर की जिंदगी रखी थी। मतलब जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के तीनों गॉड्स ऑफ थंडर्स को एक साथ एक ही जमीन पर, एक ही सरहद पर एक साथ आना पड़ा और गॉड को कॉमिक्स में पहली बार हराना पड़ा। आखिर एक विलेन के लिए 3 अलग टाइमलाइंस के थॉर्स को एक साथ क्यों आना पड़ा? आखिर मूवी का गॉड इतना वीक और इतना मजाक बनकर क्यों रह गया? मूवी का गॉड तो अब हमेशा के लिए मर गया है, पर कॉमिक्स के गॉड को कभी मार्वल ने कॉमिक्स के पेजेस से बाहर आने का मौका ही नहीं दिया। तो आज हम यही पता लगाएंगे दैट व्हाई मार्वल ने कॉमिक वाले गॉड के आतंक को और उसकी असली कैपेबिलिटीज से लेकर उसकी असली क्रूएल्टी भरे मिशंस की सबकी धज्जियां उड़ा दी। और आज हम यही लगाएंगे दैट व्हाई मार्वल नर्व्ड दिस रियल गॉड द गॉड बुचर, जो गॉड आज तक कॉमिक्स की पेजेस से हमें घूर रहा है। एमसीयू में जहां गॉड टाइम के बियॉन्ड इटर्निटी के पास जाता है, वहीं दूसरी तरफ कॉमिक्स में उसका मिशन पूरी टाइम स्ट्रीम तक फैला हुआ था। क्योंकि एट द एंड दोनों गॉड का अल्टीमेट ड्रीम तो गॉड का एक्सटेंशन ही था, पर इस मिशन को अंजाम देने की हिम्मत सिर्फ कॉमिक्स के गॉड में ही था। इसलिए गॉड ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे एक ही बार में पूरी टाइम स्ट्रीम में मौजूद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के गॉड्स का एग्जिस्टेंस मिटा दिया जा सके। जहां पहले तो हजारों सालों तक गॉड ने गॉड्स का शिकार किया। हर गॉड को मारने के बाद उसने उनके डिवाइन पावर और रिसोर्सेस का यूज किया। उसने एक जायंट बॉम्ब कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया और इस बॉम्ब को कॉमिक्स में गॉड बॉम्ब कहा जाता है। और तुम नाम से ही समझ सकते हो, गॉड बॉम्ब एक ऐसा मैसिव बॉम्ब था जिसका मकसद पूरी टाइम स्ट्रीम में मौजूद गॉड्स के एग्जिस्टेंस को एक ही वॉर में मिटा देना था। इस वाले गॉड का माइंडसेट ही अलग था। मूवी का गॉड एक विश मांगना चाहता था, वहीं कॉमिक्स का गॉड पूरे टाइमलाइन से, पूरे ओरिजिन से गॉड्स का एग्जिस्टेंस इरेज करना चाहता था। मूवी में चाहे मार्वल अपनी सेंसिटिविटी के कारण गॉड के कारनामों पर कितना भी पर्दा डाल दे, लेकिन कॉमिक्स में राज तो गॉड का ही चलता है। गॉड को इसलिए नहीं मैं सबसे वर्सेटाइल किलर कहता हूँ, क्योंकि जब तुम भी उसकी क्रूएलिटी पर नजर डालोगे तो दंग रह जाओगे। मूवी में तो मार्वल रियल ब्लड तक यूज करने में कांप रहा था, लेकिन कॉमिक्स में गॉड की क्रूएलिटी का हमें पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। गॉड द गॉड बुचर सिर्फ किलिंग मशीन नहीं था, वो तड़पाने वालों में से था। एक होता है सिर्फ मौत देना और एक गुस्सा उतारना, टॉर्चर करना। मूवी में तो हमारा थॉर सिर्फ डिजिटल स्क्रीन पर ही गॉड्स की लाशें देखकर चौंक उठता है, और हमें तो सिर्फ ऑन स्क्रीन 2-3 गॉड्स की ही लाशें देखने को मिली थी। पर कॉमिक्स के पेजेस को पलटे तो हमें ये मंजर देखने को मिलता है। यंग थॉर की रूह कांप उठती थी जब वो खुद अपनी आंखों से गॉड्स के झुंड को चेन से हवा में लटकता हुआ देखता। और मूवी में ये प्रिजन टाइप स्ट्रक्चर तुम लोग को तो याद ही होगा, जहां बच्चे कैद थे, है ना? पर क्या तुम्हें पता है कॉमिक्स में इस टाइप का प्रिजन गॉड ने किसके लिए सजा कर रखा था? कॉमिक्स में ये चाइल्ड प्रिजन नहीं, बल्कि ये गॉड प्रिजन के नाम से जानी जाती है। एक ऐसी जेल जहां यूनिवर्स के क्रिएशन के रखवाले थे, कॉस्मिक पावर्स जिनके नसों में बहती थी। इस जेल में वो थे जिनके आगे सिविलाइजेशंस झुकती थी। इनमें वो थे जिनके लिए आसमानों में तारे चमकते थे, और वही लोग किसके आगे अपना पसीना बहा रहे थे? एक जिद्दी खूंखार किलर के आगे। गॉड ने तरह तरह के गॉड्स को पकड़ के गॉड प्रिजन में बंद कर दिया, जिससे एक साथ कलेक्टिव डेथ्स की जा सके। तो कुछ गॉड्स को गॉड ने अपने गॉड बॉम्ब प्रोजेक्ट में एज अ लेबर यूज किया,
क्या तुम महसूस कर पा रहे हो इस बात की ग्रेविटी? इससे पता चलता है गॉड चाहता था लोग और दूसरे गॉड्स इनकी हालत देखें और उसे एक मॉडर नहीं, एक मैसेज की तरह ले सके कि अगला नंबर उनका ही है। लेकिन गॉड सिर्फ अपनी क्रुएलिटी के लिए नहीं जाना जाता है, फैंस उसे यूजर ऑफ ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड से भी जानते हैं। नेक्रोसॉर्ड का सिर्फ ऑरा ही इतना डेंजरस है, क्या बताऊं। दूसरे किलिंग स्वॉर्ड्स तो उसके कंपैरिजन के आसपास भी नहीं आते हैं। इसका ऑरा ही इसके यूजर को इतना अनस्टॉपेबल बना देता है। लेकिन मूवी में टाइका वाइटिटी को आखिर किस एंगल से ये नेक्रोसॉर्ड लगा? इवन बच्चों के टॉयज भी इससे ज्यादा ऑरा रखते हैं। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ मूवी में नेक्रोसॉर्ड एक फिजिकल स्वॉर्ड थी, वहीं कॉमिक्स वाले गॉड के लिए नेक्रोसॉर्ड उसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में थी, एक ऐसा स्वॉर्ड जो खुद गॉड की बॉडी का एक्सटेंशन ही थी। गॉड को मूवी में रोकना जितना आसान लगा, कॉमिक्स में वो उतना ही इम्पॉसिबल फील होने लगा था। गॉड इतना जिद्दी और इतना पावरफुल था जिसे रोकने के लिए यंग थॉर, प्रेजेंट थॉर और यहाँ तक कि ओल्ड किंग थॉर को भी एक साथ आना पड़ा, क्योंकि गॉड सिर्फ गॉड्स को नहीं मार रहा था, वो हर टाइम स्ट्रीम जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के गॉड्स को एक साथ टारगेट कर रहा था। इसलिए इन तीनों थॉट्स को एक साथ आना पड़ा, तब जाकर कहीं गॉड का जिद और आतंक रुक पाया, वरना ये जानवर आज कॉमिक्स से गॉड्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता। मार्वल और टाइका वाइटिटी ने एकदम गॉड की पावर, एंगर, ऑब्सेशन और क्रुएलिटी का अंडर यूटिलाइज किया। अगर इस बंदे के साथ जस्टिस होता तो गारंटी ये एमसीयू के हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड डेंजरस मेमोरेबल विलेंस में से एक होता।